हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अपना लेसन चल रहा है। लेसन है अपना फोर्थ लेसन, एन फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी एन फ्रैंक से। तो उसी को हम कंटिन्यू चलाएंगे आगे और देखेंगे। जो जहाँ तक मैंने आपको रीड करा दिया उससे आगे आज पढ़ेंगे। जो भी स्टेंजा है वो आज अपन पढ़ेंगे। देखो कितना पढ़ लेते हैं अपन। देखिए मैंने ऑलरेडी पहले से ही ये सब लगा रखा है जहाँ से मुझे पढ़ाना है, तो अपन यहाँ से पढ़ेंगे। और थोड़ा सा इसको एक मिनट पेन ले लेता हूँ। ये देखिए अपन, सिंस नो वन would understand a bird of my story of the kitty if I were to plunge right in. प्लंग राइट इन माने होता है सीधी बात कहना, स्पष्ट कहना कह सकते हैं। यदि मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो कोई भी व्यक्ति मेरी उस किटी नामक डायरी की स्टोरी की कहानी का एक शब्द भी नहीं समझेगा। अंडरस्टैंड माने होता है समझना। उसने कहा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अगर सीधी सीधे तौर पर बात कहूँ तो कोई भी व्यक्ति मेरी उस डायरी की जो स्टोरी है उनका एक शब्द भी नहीं समझेगा। आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, और इसलिए मैं अपनी जीवन का थोड़ा संक्षिप्त परिचय प्रदान करती हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जैसा कि मैं इसे करना पसंद नहीं करती हूँ। वो कहती है कि मैं मतलब स्टोरी लिख रही हूँ तो मैं ऐसे डायरेक्टली अगर स्टोरी में लिख देती हूँ और उसमें अपना ब्रीफली स्केच या ब्रीफली इंट्रोडक्शन नहीं देती तो मेरे हिसाब से शायद उसको कोई सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा। तो वो कह रही है कि मैं थोड़ा सा इसमें पहले अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ और फिर अपनी इस कहानियों को मैं इसके अंदर रिटन करती हूँ, लिखती हूँ। वैसे वो उसने ये भी कहा है एज मच आई डिसलाइक डूइंग सो, वैसे मुझे ये सब करना पसंद नहीं है। आगे क्या होता है? माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। एडोरेबल माने होता है प्रिय, प्रिय। एडोरेबल माने प्रिय है ना। तो फ्रैंक कह रही है, एन फ्रैंक कह रही है कि मेरे जो पिता है ना, आई हैव एवर सीन, मैंने जितने पिताओं को मतलब जितने लोगों को देखा है जो पिता बन चुके हैं, जो पिता हैं, उन सब में सबसे ज्यादा प्रिय मेरे पिता हैं। डोंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। और मेरे पिताजी ने तब तक, अंटिल माने तब तक मेरी माँ से शादी नहीं की थी जब तक कि ही वॉज 36, जब तक कि वह 36 वर्ष के नहीं हो गए और मेरी माँ 25 वर्ष की नहीं हो गई। एन फ्रैंक कह रही कि मेरे पिताजी ने मेरी माँ से शादी तब तक नहीं की थी जब तक कि वह स्वयं तो 36 के और मेरी माँ 25 की नहीं हो गई थी। शी वॉज 25 years old. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. एन फ्रैंक कहती है कि मेरी जो बहन है उसका नाम है मार्गोट, उसका जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का कोई शहर है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक शहर में हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। वो कह रही है मेरा जन्म जो हुआ था वो 12 जून 1929 को हुआ था, और जबकि मेरी बहन का जन्म फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में 1926 में हुआ था। I lived in Frankfurt until I was 4. और जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। वो कह रही है कि मैं 4 साल तक
जब तक मैं 4 साल की नहीं होगी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू द हॉलैंड इन 1933। इमिग्रेटेड, पलायन कर जाना, यानी कि अपने देश से दूसरे देश के लिए चले जाना। तो वो कह रही है कि मेरे जो पिता थे वो 1933 में हॉलैंड के लिए पलायन कर गए थे, यानी कि हॉलैंड चले गए थे। जर्मनी से वो कहाँ चले गए थे? हॉलैंड, इमिग्रेटेड कर गए थे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और मेरी माँ मेरे पिताजी के साथ सितंबर के महीने में उनके साथ हॉलैंड चली गई थी, सितंबर में। वेंट विद हिम हॉलैंड सितंबर, वाइल, जबकि मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू अर्चिन्स टू स्टे विद अवर ग्रैंडमदर। और जबकि मुझे और मेरी बड़ी बहन मार्गरेट को मेरी दादी माँ के पास रहने के लिए अर्चेन भेज दिया था। अर्चेन नामक कोई शहर है, वहाँ पर मुझे भेज दिया गया था। वो कह रही है मेरी माँ भी हॉलैंड चली गई अपने पिताजी के कुछ महीने बाद, और फिर मुझे और मेरी बड़ी बहन मार्गरेट को दादी माँ के पास अर्चेन भेज दिया गया। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मेरी बहन मार्गरेट भी दिसंबर के महीने में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं भी उसके पीछे पीछे, या मैं भी कुछ महीने बाद फरवरी में हॉलैंड चली गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, और मुझे मार्गरेट के जन्मदिन पर एक उपहार के रूप में पटक दिया गया था। प्लंक्ड डाउन मानो तब पटक देना, या एक आश्चर्य के साथ मुझे वहाँ पर ले जाया गया। और ये एक बर्थडे गिफ्ट था, एन इनफॉर्मल वर्ड, जस्ट अ मिनट, थोड़ा इसको, हाँ ये लिखा है प्लंक डाउन, एन इनफॉर्मल वर्ड पुट डाउन इन ए कैजुअल वे। मतलब एक हम उस तरीके से कह सकते हैं कि पटक देना या दे देना, और उस तरीके से इस वर्ड का यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर उसको दिया गया है ना। आगे है नेक्स्ट, आगे क्या कहा है उसने, मार्गरेट और उसने, सॉरी फ्रैंक ने, माय गॉड, एक मिनट, हाँ यस ओके, यहाँ से ओपन लेंगे, यस ओके। I started right away at the Montessori nursery schools. I stayed there until I was 6. I started right away at the Montessori nursery school, और मैंने उसी समय मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना प्रारंभ कर दिया। कौन कह रहा है ये? एन फ्रैंक बोल रही है कि उसी समय जब मैं वहाँ हॉलैंड पहुँची और अपनी बहन सिस्टर मार्गरेट के जन्मदिन पर, तो फिर मैंने उसमें ही उसी वर्ष से या कुछ समय बाद मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना प्रारंभ कर दिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और मैं वहाँ पर तब तक रही जब तक कि मैं 6 वर्ष की नहीं हो गई, 6 वर्ष की नहीं होगी तब तक मैं वहीं पर रही। एट विच टाइम, इस समय तक। आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मैंने पहली कक्षा में जाना प्रारंभ किया था। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस, और 6ठी कक्षा में जो मेरी अध्यापिका थी मिसेस श्रीमती क्यूपरस, जो एक प्रधाना अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, we were both in the tears as we said a heart-breaking farewell. farewell माने होती है विदाई, ठीक है, और हार्ट ब्रेकिंग माने होता है हृदय विदारक, मतलब बहुत ही इमोशनल, मतलब दुख भरी, एक बहुत ही दुख के साथ। तो वो कह रही है कि साल के अंत में जब मैंने एक हृदय विदारक
विदाई के लिए कहा था तो हम दोनों रोए थे। टीयर्स माने यहाँ होता है आंसू, और यहाँ पर आंसू का अर्थ लिया गया है रोना। तो वो कह रही है जब मैं 6 क्लास में थी तो तो मेरी जो अध्यापिका थी मिसेस क्यूप्रस, जो एक प्रधानाध्यापिका थी, जब हमारे वर्ष का अंत आया यानी कि 6 क्लास जब मैंने वहाँ से छोड़ने का विचार किया, तो मेरी जो अध्यापिका थी मिसेस क्यूप्रस, वो बहुत ही हमसे मतलब इमोशनल हुई और हम दोनों बहुत ही मतलब रोए जब मैंने उस स्कूल को छोड़ा। आगे क्या होता है देखें। इन द समर ऑफ 1941 ग्रांडमा फेल इल, और ग्रीष्म ऋतु के महीने में 1941 में ग्रांडमा यानी कि मेरी दादी माँ बीमार पड़ गई। फेल इल माने होता है बीमार पड़ जाना, मतलब गर्मी ग्रीष्म ऋतु में 1941 में मेरी दादी माँ बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन करना पड़ा। सो मैनी बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जो नेक्स्ट जो बर्थडे मेरा जन्मदिन आया उसे बहुत ही कम धूमधाम से मनाया गया, एक नॉर्मल तरीके से उसको सेलिब्रेट किया गया। आगे क्या होता है। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और मेरी दादी माँ 1942 में जनवरी के महीने में उनकी मृत्यु हो चुकी थी, मृत्यु हो गई, ऐसा एन फ्रैंक बता रही है। उसने जो कुछ भी लिखा ये सारा उसने रियलिटी में लिखा है। पहली बात तो उसने अपनी स्वयं की बायोग्राफी लिखी है, और कब लिखी है ये आपको अच्छी तरीके से पता होना ही चाहिए। जब ये कौन थे, एन फ्रैंक कौन थे, ये मतलब यहूदी थे। तो मतलब इनको ये अपने फोर फ्रेंड्स और अपने परिवार के साथ एम्स्टर्डम में अपने पिता की एक बिल्डिंग थी जिसके में एक ऑफिस थे, उनके पिता काम करते, उसमें जब ये छिपे हुए थे 2 वर्ष तक नाजियों से बचने के लिए, उन पर ये अत्याचार कर रहे थे, तो उससे बचने के लिए ये वहाँ पर रुकी। तो वो उसी का सब उसने वहाँ पर ये सारी चिंतन किए, विचार किए, और उसने वो सारी चीज़ें, जब वो अकेली थी वहाँ कहीं जा नहीं सकती थी, तो उसने ये सारी चीज़ें वहाँ पर रिटर्न की। आगे देखते हैं बेटा। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, हाउ ऑफन माने कितनी बार, कोई नहीं जानता है कि मैंने अपनी दादी माँ को कितना याद किया या कितनी बार याद किया। एंड स्टिल लव हर, और मैं अभी भी उनसे प्यार करती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और मैं अभी भी उनसे प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, और 1942 में मेरे जन्मदिन का सेलिब्रेशन यानी कि समारोह दूसरों की कमी को पूरा करने के इरादे से बनाया गया। एंड ग्रैंडमा कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और अन्य मोमबत्तियों के साथ हमने अपनी दादी माँ की याद में भी मोमबत्तियां जलाईं। लिट माने होता है जलाना, और कैंडल माने मोमबत्ती। एन फ्रैंक कह रही कि हमने जो अगला सेलिब्रेशन अपना बर्थडे बनाया, तो हमने न केवल इसलिए मनाया कि इस खुशी से मनाया कि मेरा बर्थडे, बल्कि हमने इस तरीके से मनाया कि मैंने अपने जन्मदिन के उस सेलिब्रेशन के साथ साथ हमने अपनी दादी माँ की याद में भी कैंडल जलाए। आगे देखते हैं बेटा। आगे देखिए। हाँ अब देखिए। यस ओके। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अभी भी बहुत अच्छे हैं। वो चारों की बात कर रहे हैं जो उनके परिवार के 4 सदस्य, उसके बारे में। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ द 20 जून 1942, और 20 जून 1942 यानी कि 1942 की वह डेट मेरे लिए एक उपहार लेकर के आती है। एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और यही मेरी डायरी के प्रति गंभीर समर्पण था।
डेडिकेशन माने होता है समर्पण, सोलमन माने होता है गंभीर। मैं एक बहुत ही गंभीर रूप से समर्पित हो गई थी अपनी डायरी के प्रति, तो फिर मैंने वो सारे वर्ड्स मतलब रिटन करना प्रारंभ किया। आगे देखते हैं बेटा। यस ओके, ये उसने डायरी के अंदर सारा वो लिखा है, वो देखें। हालांकि उसने वो सारा ही डायरी का ही पढ़ रहे हैं अपन। अब क्या है देखो, डियरेस्ट किटी, उसने लिखा मेरी प्रिय मित्र या मेरी प्रिय डायरी किटी, our entire class is squeaking in its boots। squeaking in its boots माने होता है भय और निराश से डरना। हमारी पूरी क्लास भय और निराशा से डर रही है। द रीजन, कारण यह है, ऑफकोर्स निसंदेह, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग। और डरने का कारण निसंदेह यह है कि आगामी जो मीटिंग है, डरने का कारण था कि एक मतलब क्लास में एक मीटिंग होनी थी, उसके लिए सारे बच्चे निराश हो रहे थे और बड़े डर रहे थे। और उस डरने का कारण था कि एक नेक्स्ट डे कोई एक मीटिंग होने वाली थी। मीटिंग किस पर्पस में थी वो देखिए, इन विच, इस मीटिंग में द टीचर डिसाइड, अध्यापक ये निर्णय करेंगे, डिसाइड माने होता है निर्णय करना, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन सा स्टूडेंट अगली कक्षा में जाएगा, अगली कक्षा के लिए जाएगा पास होकर के, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन से स्टूडेंट को वापस उसी कक्षा में रखा जाएगा, अर्थात कौन फेल होगा और कौन पास होगा। सारे बच्चे जो थे वो आपस में कर रहे थे, पता नहीं क्या होगा, कल एग्ज़ाम डिक्लेयर्ड होगा, रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा, तो उसमें सारी चीज़ें ये डिसाइड की जाएंगी कि कौन स्टूडेंट्स आगे की अगली कक्षा में जाएगा और कौन पीछे उसी कक्षा में रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग ए बेट्स, बेट्स माने होता है शर्त लगाना, बेट्स माने क्या होता है शर्त लगाना, और लगभग आधी कक्षा शर्त लगा रही थी। क्या लगा रही थी? जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जीएन यानी कि उसके नाम की, उसकी सहेली है, उसके नाम है जीएन, उसके शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, एंड आई और मैं। एन फ्रैंक कह रही है कि जीएन और मैं, हमारे पीछे बैठे हुए दो मूर्ख लड़के, सिली माने क्या होता है मूर्ख, दो मूर्ख लड़कों पर हम हंस रहे थे। हमारे पीछे बैठे हुए हम दो मूर्ख लड़कों पर हंस रहे थे। कौन? जीएन और एन फ्रैंक। सीएन एंड जैक्वेस, सीएन और जैक्वेस, हु हैव स्टैग्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स। देखो स्टैग्ड माने होता है दाव पर लगा देना। वो हम लोग इसलिए हंस रहे थे क्योंकि सीएन और जैक ने जो छुट्टियों के दौरान अपनी सेविंग की थी, जो धन इकट्ठा किया था, उन्होंने वो सारा धन दाव पर लगा दिया, शर्त पर लगा दिया था कि मैं इतने पैसे इस पे लगाता हूं कि ये पास होगा और ये फेल होगा। तब हियरिंग दिस वर्ड्स जीएन एंड फ्रैंक दे बिगेन टू लाफ बिकॉज they know about it very well. They did not know who will pass and who will fail. अच्छा वो हंस रही थी तो उन्हें इसलिए हंसी तो आई कि वो उन्हें को हंसी इसलिए आई कि सीएन और जैक के उसको कैसे पता कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, और जबकि उन्होंने इस बात पर पूरी अपनी जो क्या बोलते हैं जो उन्होंने सेविंग की थी छुट्टियों के दौरान, वो सारी शर्त पर स्पेंड कर दी और लगा दी थी कि भाई ये पास होगा, तो उन्हें उस बात के लिए हंसी आई। आगे देखते बेटा। सेविंग्स ऑन देयर बेड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, पूरी सुबह से लेकर के देर रात्रि तक, सुबह से लेकर के देर रात्रि तक बस यही चर्चा हो रही थी। यही चर्चा हो रही थी, यू आर गोइंग टू पास, अरे तुम तो पास हो जाओगे, यू आर गोइंग टू पास, तुम तो पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट, मैं पास नहीं होऊंगा। सभी कक्षा, पूरी कक्षा बस यही चर्चा हो रही थी। सुबह से लेकर के
रात्रि तक बस यही लोग बाग आपस में चर्चा कर रहे थे, बच्चे स्टूडेंट्स, कि तुम तो पास हो जाओगे, मैं पास नहीं होऊंगा। यस यू आर, हाँ तुम तो पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट, मैं पास नहीं होऊंगा। इस प्रकार से सारे बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे। आगे क्या होता है? इवन जीएस pleading glances and my angry outbursts can't calm them down। देखो, calm down माने होता है शांत करना। calm down माने क्या होता है? शांत करना, शांत करना। ओके। प्लेडिंग ग्लासेस माने होती है निवेदन भरी निगाहें, प्रार्थना भरी निगाहें। एंग्री माने क्रोधित, और आउटवर्ड्स माने होता है मतलब भड़ास निकालना या चिल्लाना। तो क्या हुआ? जीएस और जीएस अपनी प्रार्थना भरी निगाहों से और मेरे क्रोध की भड़ास भी उन बच्चों को शांत न कर सकी। इफ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछते हो, इफ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछते हो, देयर आर सो मेनी डमीज, तो दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। यदि तुम मुझसे पूछते हो तो इतने मूर्ख स्टूडेंट है, डमीज माने होते हैं स्टूपिड यानी कि मूर्ख, इतने मूर्ख हैं दैट के अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि लगभग 1/4 कक्षा को वापस रखा जाएगा। यानी कि 25% जो बच्चे हैं वो लगभग उसने कहा फेल होंगे और वो उसी कक्षा में दोबारा से पढ़ेंगे। आगे क्या होता है? बट लेकिन द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर ऑन द अर्थ। क्रीचर माने होता है जीव या प्राणी, कह सकते हैं जीव या प्राणी, और अनप्रेडिक्टेबल माने होता है जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इस शब्द का अर्थ होता है जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो वो कह रही है कि लेकिन जो टीचर्स है, जो अध्यापक हैं, इस पृथ्वी पर एक ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति है जिसके स्वभाव के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हम ये कहें कि नहीं वो टीचर इसको तो फेल कर देगा, और तो ये ज़रूरी नहीं है, पता नहीं उनके क्या माइंड में आ जाए और किस मतलब एंगल से उसका मतलब उसका आकलन करें, इन्वेस्टिगेशन करें, तो इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आगे देखते हैं बेटा। चल रहा है। अच्छा आगे देखिए। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। अब एन फ्रैंक कह रही है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स का मतलब यहां पर एक लड़की है जो एन फ्रैंक है, वो अपनी सहेलियों के लिए उसने यूज किया इस वर्ड्स को। तो वो कह रही है कि मैं अपनी सहेलियों और अपने स्वयं के बारे में चिंतित नहीं हूं। वरीड माने चिंतित होना। एन फ्रैंक कह रही है कि मैं अपनी खुद की सहेली और स्वयं के बारे में चिंतित नहीं हूं। वी विल मेक इट, हम इसको कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट, केवल एक ही विषय है, आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज मैथ्स, जिसके बारे में मुझे थोड़ी डाउट है या वो है केवल गणित। वो कह रही है मुझे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं और मेरी सहेलियां, जितनी भी मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं या जो भी मेरी सहेलियां हैं, वो हम सभी पास हो जाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है तो केवल गणित में है। एनीवे खैर, ऑल वी कैन डू इज वेट, हम सब कर भी क्या सकते हैं सिवाय इंतजार के। ऑल वी कैन डू इज वेट, हम सब कर सकते हैं तो केवल क्या, इंतजार कर सकते हैं केवल, और कुछ नहीं कर सकते। Until माने तब तक, जब तक कि we keep telling each other not to lose heart, जब तक हम केवल एक दूसरे को हिम्मत रखने की बात कह सकते हैं। लॉस हार्ट माने होता है हिम्मत रखना,
कीप माने बनाए रखना। हम केवल यह कह सकते हैं एक दूसरे से कि हमें केवल रिजल्ट ना आने तक या जब तक डिक्लेरेशन ना हो, जब तक टीचर्स ये ना बताए, तब तक हमें केवल अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए और हमें केवल उनके घोषणा का इंतजार करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। मैं अब वो देखो उसने क्या है, उसने सारी बातें कही हैं कि देखो इसमें जो मैं वो कह रही है पूरी कक्षा के अंदर, जब वो कहती है कि लगभग लड़के जो बॉयज़ हैं वो सभी आपस में मतलब योजना बना रहे हैं कि होता ही है ऐसा, अपन जानते हैं इस बात को कि जब कक्षा में कोई रिजल्ट वगैरह है तो बच्चों में तुरंत इस बार की भावना तुरंत पैदा हो जाती है, एक शर्त लगाने की जो फीलिंग्स है वो स्वतः ही प्रोड्यूस होने लगती है इन हिज हार्ट, उनके हृदय में, इन देयर हार्ट, कि भाई नहीं तू पास हो जाएगा, तू फेल हो जाएगा, ये पास होगा, ये इतनी परसेंटेज बनेगी। हालांकि एक स्टूडेंट जो होता है वो दूसरे स्टूडेंट की उसको जानता है, क्योंकि वो साथ साथ पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि कौन कितना पानी में और कौन कितना मतलब जानता है, किसके पास कितनी नॉलेज। तो एन फ्रैंक ने भी वही कहा है, उसने कहा है कि मुझे देखो, उसने एक वर्ड्स कहा है इसके अंदर कि मुझे अपनी सहेलियों यानी कि मेरे साथ जो मेरी जो सहेली, मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में और अपने स्वयं के बारे में चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि हाँ हल्का सा मुझे अगर डाउट है तो किसका डाउट है? केवल मैथ सब्जेक्ट में, बाकी का मुझे किसी उस सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इस लेसन के अंदर सारी चीज़ें, वैसे तो थोड़ा ये लेसन कहा जाए तो टिपिकल सा है और वैसे कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि ये लेसन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या इसके अंदर चल रहा है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें अपन को इसमें वो करनी है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी जो कुछ एक दो दिन से जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उसमें मैं आपको लेसन क्वेश्चन आंसर जो है ना वो क्लास के अंदर ही कराए जाएंगे, पीडीएफ में सेंड नहीं करूँगा, और लेकिन लेसन सारे मैं इसी ऑनलाइन से ही पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ सभी लेसन के जो वीडियो यहाँ पर जो आपको लाइव क्लास या जो रिकॉर्डेड वीडियो डाले जाते हैं वो उनको सारी वीडियो को देखो, आपकी लाइन टू लाइन सारी पढ़ाई जा रही है, तभी आपकी जा करके वो क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।